हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संजीव में। दोस्तों, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें आज का हमारा टॉपिक है भू संचलन। और आज के सेशन में हम लोग अंतर्जात संचलन या अंतर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहिर्जात संचलन या बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये जान लेते भू संचलन होता क्या है। जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी की सतह क्या है, अस्थायी और परिवर्तनशील है, जिसकी वजह से इसके स्थल स्वरूपों में परिवर्तन होता रहता है और नए स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती रहती है। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है, इसकी दर जो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ परिवर्तन जो है इतनी मंद गति से होते हैं जिनका हम ना ही अनुभव कर पाते हैं, ना ही उनको हम महसूस कर पाते हैं, ना ही देख पाते हैं उनको। जैसे कि समुद्र तल का बढ़ना, मृदा का निर्माण होना, पठारों का बनना, मैदान का बनना। ठीक है, और कुछ परिवर्तन इतने तीव्र गति से होते हैं जिनको हम महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का उद्गार होना। ठीक है, भूकंप का आना, सुनामी का आना, तो इनको हम देख भी सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं पृथ्वी की सतह जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल, और उसके पीछे रीजन क्या है, भू संचलन है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, भू संचलन है। और भू संचलन के पीछे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक अंतर्जात बल कार्य करता है, यानी अंतर्जात संचलन बल करता है। दूसरा बहिर्जात बल कार्य करता है। बहिर्जात बल जो है पृथ्वी की बाहरी परतों पे काम करता है। ठीक है, बाहरी परतों पे लगता है। ठीक है, बहिर्जात बल क्या है, पृथ्वी की बाहरी परतों पे लगता है, और अंतर्जात बल जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों पर लगता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसका। ठीक है, और अंतर्जात बल जब पृथ्वी की आंतरिक परतों पर रखता है तब भी की सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण करता है, जिसकी वजह से इसको जो है, इस बल को रचनात्मक बल भी बोला जाता है। रचनात्मक बल भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण कर देता है, इसलिए इसको रचनात्मक बल भी बोलते हैं। अब अंतर्जात बल को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक दीर्घकालिक संचलन के द्वारा, एक आकस्मिक संचलन के द्वारा। ठीक है, पहले आकस्मिक संचलन देख लेते हैं क्या होता है। आकस्मिक संचलन जो है अधिक तीव्रता वाले बल की वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, अधिक तीव्रता वाले बल की वजह से उत्पन्न होता है, और इसकी वजह से जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, भूकंप आते हैं और सुनामी आती है। तो हम ये देख रहे हैं आकस्मिक संचलन जो है ये बहुत ज्यादा तीव्र गति से होता है, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और आकस्मिक संचलन अधिक तीव्रता वाले बल की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर दीर्घकालिक संचलन को हम लोग पटल विरूपण संचलन भी कहते हैं। पटल विरूपण, इसको हम लोग पटल विरूपण संचलन भी कहते हैं, और ये जो है कम तीव्रता वाले बल की वजह से उत्पन्न होता है। यानी इनका परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है, इसलिए ना ही इनको हम देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घकालिक संचलन को यहाँ तीन भागों में हमने डिवाइड किया है। नंबर एक विवर्तनिकी संचलन, नंबर दो समस्थैतिक संचलन, नंबर तीन सुस्थैतिक संचलन। अब हम लोग समस्थैतिक संचलन के बारे में देखते हैं। समस्थैतिक संचलन ही जिम्मेदार होता है स्थल स्वरूपों के संतुलन की अवस्था के लिए। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, स्थल स्वरूप जो है संतुलन की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और सुस्थैतिक बल क्या होता है, ये महासागरों के तल को संतुलन की अवस्था में रखता है। ठीक है, महासागरों के तल को संतुलन की अवस्था में रहता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, भू संचलन जो है, भू संचलन को दो भागों में हमने डिवाइड किया, एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। बहिर्जात जो है पृथ्वी की बाहरी परतों पे वर्क करता है, अंतर्जात बल पृथ्वी की आंतरिक परतों में काम करता है। ठीक है, अंतर्जात बल की वजह से जो है विभिन्न प्रकार के स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, इसलिए जो है इसे रचनात्मक बल बोलते हैं। ठीक है, अंतर्जात बल को हम लोग ने दो भागों में डिवाइड किया, एक दीर्घकालिक संचलन, दूसरा आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन जो है अधिक तीव्रता वाले बल की वजह से उत्पन्न होता है, और इसी की वजह से ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी की उत्पत्ति होती है। और ये बल इतनी तीव्र गति से होता है कि इसको हम लोग देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालिक संचलन या पटल विरूपण संचलन। और दीर्घकालिक संचलन जो है कम तीव्रता वाले बल की वजह से उत्पन्न होता है, और इसको तीन भागों में हमने डिवाइड किया है। नंबर एक विवर्तनिकी संचलन, नंबर दो समस्थैतिक संचलन, नंबर तीन सुस्थैतिक संचलन। समस्थैतिक संचलन की वजह से ही स्थल स्वरूप संतुलन की अवस्था में रहते हैं,
और सुस्थैतिक संचलन की वजह से ही महासागरों की संतुलन की अवस्था रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विवर्तनिकी संचलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। और ये विवर्तनिकी संचलन क्या भाग है अंतर्जात बल का, और अंतर्जात बल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक बल बोलते हैं। ठीक है, कि उसी प्रकार विवर्तनिकी संचलन में पुराने स्थल स्वरूपों के आकार में परिवर्तन होता है और नए स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, और यह परिवर्तन जो है पृथ्वी के स्थलीय भाग में भी हो सकता है और जलीय भाग में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो है विवर्तनिकी संचलन कहते हैं। और विवर्तनिकी संचलन को जो है बल की दिशा के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक क्या है महादेश जनक संचलन है, दूसरा क्या है पर्वत निर्माणकारी संचलन है। ठीक है, महादेश जनक संचलन में बल जो है ऊर्ध्वाधर लगता है। ठीक है, यानी बल जो है ऊर्ध्वाधर कार्य करता है, और पर्वत निर्माणकारी संचलन में बल जो है ये क्षैतिज कार्य करता है, क्षैतिज बल लगता है। ठीक है, और यहाँ जो है ऊर्ध्वाधर बल लगता है। तो इसको अगर डिफाइन करना है महादेश जनक संचलन क्या होता है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल के कारण जो संचलन होता है उसको महादेश जनक संचलन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल के कारण जो संचलन होता है उसको पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। ठीक है, अब महादेश जनक संचलन को जो है बल की दिशा के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं, यानी एक बल जो ऊपर की ओर कार्य कर रहा है ऊर्ध्वाधर, और एक बल जो है नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर दो भागों में बांटा है, यानी यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल लग रहा है, यानी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स वर्क कर रहा है, यानी यहाँ पर फोर्स क्या है ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं, याद करने का ये तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फोर्स वर्क कर रहा है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ फोर्स क्या है नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगने वाले बल के कारण जो है दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक उत्थान की क्रिया होती है, दूसरी क्या है निर्गमन की क्रिया होती है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं अपलिफ्टमेंट, और निर्गमन को लिख सकते हैं इमरजेंस। ठीक है, अब उत्थान क्रिया में क्या होता है ये देख लेते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है उत्थान क्रिया के कारण कौन सी स्थल आकृति का निर्माण होता है। तो उत्थान क्रिया में जो है ये कोई मैदानी भाग है। ठीक है, ये क्या है, ये मैदानी भाग है। अब ये मैदानी भाग का इस भाग में जो है उत्थान की क्रिया होती है, यानी यहाँ पर फोर्स जो है ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, जब ऊपर की ओर कार्य करेगा तो ये जो क्षेत्र है आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाएगा, और इससे जो है पठार का निर्माण हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है महाद्वीपीय पठार का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब निर्गमन की क्रिया में क्या होता है, निर्गमन की क्रिया में देखिए ये हमारा क्या है, जो निर्गमन की क्रिया है इमरजेंस आप जानते होंगे कि ये जो है पानी से रिलेटेड है ना, वाटर से रिलेटेड है, तो इसको याद करने का तरीका है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या है जलीय तंत्र है। ठीक है, जलीय भाग है ये हमारा, तो ये हम इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मैग्नेटेड। महाद्वीपीय मैग्नेटेड की विशेषता क्या होती है, आप मेरे पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में जाके देख सकते हैं। और प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो महाद्वीपीय मैग्नेटेड की विशेषता क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप मेरे जो वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो महाद्वीपीय मैग्नेटेड में क्या होती है, जल की गहराई कम होती है और ढाल मंद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स जो है ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो फोर्स जब ऊपर की ओर कार्य करेगा, तो फोर्स जब ऊपर की ओर कार्य करेगा तो महाद्वीपीय मैग्नेटेड जो है, यानी ये पानी का क्षेत्र है, ये जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा और तटीय मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये जो है तटीय मैदान में बदल जाएगा। ठीक है, और महाद्वीपीय मैग्नेटेड की और विशेषता क्या होती है, यहाँ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, और मछली पालन के लिए सबसे अनुकूल जगह मानी जाती है ये। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगने वाले बल के कारण जो है उत्थान और निर्गमन की क्रिया होती है। ठीक है, उत्थान की क्रिया में जो है कोई मैदानी भाग है, वो जो है महाद्वीपीय पठार में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा निर्गमन की क्रिया में क्या होता है, महाद्वीपीय मैग्नेटेड है, ये क्या तटीय मैदान में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। और फिर डेफिनेशन पूछ लेते हैं महादेश जनक संचलन क्या होता है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, और फिर महादेश जनक संचलन, एक चीज आप ये नोट कर लीजिएगा, महादेश जनक संचलन
एक बड़े भूभाग में होता है और बहुत धीमी गति से होता है, यानी ना इसको हम देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। कभी आपने महाद्वीपीय पठार को बनते हुए देखा है? नहीं देखा है। कभी आपने तटीय मैदान को बनते हुए देखा है? नहीं देखा, क्योंकि ये जो है करोड़ों वर्षों में जो है चीजें बनती हैं, इसलिए जो है बहुत धीरे और जो है बहुत बड़े भूभाग में क्रिया होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण जो है अवकलन और निमज्जन होता है। अवकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्सिडेंस बोलते हैं, और निमज्जन को क्या बोलते हैं? सबमर्जेंस बोलते हैं। सबमर्जेंस जो है हमारा वाटर से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, और सब्सिडेंस क्या है? हमारा स्थल स्वरूप से रिलेटेड है। ठीक है, तो अवतलन में क्या होता है? अवतलन में जैसे कि ये कोई हमारा मैदानी भाग है, अब अवतलन में बल जो है फोर्स क्या है? इस मान लीजिए अवतलन में इस क्षेत्र में बल कार्य कर रहा है, और बल कैसे कार्य करेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल कार्य करेगा ना, यानी यहां पर जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल कार्य कर रहा है। तो ये जो मैदानी भाग जो है हमारा महाद्वीपीय बेसिन में जो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, महाद्वीपीय बेसिन में फिर ये अवतलन की क्रिया होगी। अब निमज्जन की यानी सबमर्जेंस की क्रिया के द्वारा क्या होता है? देखिए, ये हमारा कोई तटीय मैदान है, ये क्या है? तटीय मैदान है। अब यहां पर जो है एक फोर्स वर्क किया, यानी फोर्स क्या है? अपवर्ड डाउनवर्ड कार्य कर रहा है, यानी जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो ये क्षेत्र जो है कन्वर्ट हो जाएगा हमारा महाद्वीपीय मग्न तट में। ठीक है, यानी हमने क्या पढ़ा? अवतलन की क्रिया के कारण मैदानी भाग जो है महाद्वीपीय बेसिन में बदल जाता है, और निमज्जन की क्रिया के द्वारा तटीय मैदान जो है महाद्वीपीय मग्न तट में बदल जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी संचलन। ये कैसे होता है? इसमें बल किस दिशा में कार्य करता है? क्षैतिज दिशा में कार्य करता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं। क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल के कारण जो संचलन होता है उसको पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। इसमें क्षैतिज दिशा में जो संचलन हो रहा है इसके पीछे दो बल कार्य करते हैं। एक संपीड़न बल कार्य करता है, इसको इंग्लिश में कंप्रेशन फोर्स बोलते हैं, और दूसरा जो है तनाव मूलक बल कार्य करता है, इसको इंग्लिश में टेंसियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, संपीड़न बल कैसे कार्य करता है आइए देखते हैं। तो मान लीजिए ये दो स्थल खंड है। ठीक है, संपीड़न बल में दो स्थल खंड जो है एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। यहां देखिए एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और इनमें जो फोर्स कार्य करता है ना, ये जो है इनके सिरों पर फोर्स कार्य करता है। ठीक है, इनकी भुजाओं के सिरों पर कार्य करता है, या भुजाओं की सीमांत पर यहाँ फोर्स कार्य करता है। ठीक है, तो जब ये दोनों भुजाएं स्थल खंडों की एक दूसरे से टकराएंगी तो यहाँ क्या होगा? वलन की प्रक्रिया होगी, यानी वलन को इंग्लिश में बोलते हैं फोल्डिंग। ठीक है, वलन की प्रक्रिया होगी या मुड़ाव की प्रक्रिया होगी। ठीक है, मुड़ाव की प्रक्रिया होगी। तो इसके द्वारा क्या होगा? ये जो स्थलखंड आपस में टकराएंगे तो कुछ इस आकृति का ये रूप ले लेंगे। ठीक है, तो जो उभरी हुई आकृति है ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको अपनति बोलते हैं। ठीक है, और जो धसी हुई भाग, जो धसा हुआ भाग है, इसको अभिनति बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये, इसको क्या बोलते हैं? अभिनति बोलते हैं। और ये अपनति और अभिनति के द्वारा जो है मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक जो हमारा हिमालय पर्वत जो है ना, ये संपीड़न बल के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हिमालय पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, ठीक है, एंडीज पर्वत हो गया। ठीक है, ये सारे संपीड़न बल का एग्जाम्पल है। एक बार और पढ़ लेते हैं। संपीड़न बल में क्या होता है? दो स्थल खंड जो है एक दूसरे के तरफ आते हैं, और इसमें जो है वलन की क्रिया होती है, मुड़ाव की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप अपनति और अभिनति के द्वारा जो है मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल क्या है? हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया। ठीक है, अब हम लोग तनाव मूलक बल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं टेंसियल फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो स्थल खंड की भुजाएं हैं ना, ये एक दूसरे के विपरीत मूव करती हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट जो है स्थल खंड की भुजाएं मूव करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तीन प्रकार की प्रक्रिया होती है, तीन प्रकार की क्रिया होती है। एक क्या होती है? एक चटकन होती है। ठीक है, दूसरा दरार, और तीसरा जो है भ्रसन की क्रिया होती है।
ठीक है, ब्रेसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो है भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, रैंप घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर इसी के द्वारा जो है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत, और जो है हॉर्स्ट पर्वत का भी इसी के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रंश घाटी क्या होती है, रैम पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, हॉर्स्ट पर्वत क्या होता है। इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं बिगाड़ देता हूं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में क्या होता है, जो मान लीजिए ये स्थल स्वरूप है। ठीक है, इसको हमने 3 पार्ट में जो डिवाइड किया है, यानी स्थल खंड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ए बी सी। तो भ्रंश घाटी का निर्माण कब होता है, जब तनाव मूलक बल के कारण और अवतलन की क्रिया के कारण बी पार्ट जो है ए और सी की कंपेरिजन में जो है नीचे धंस जाए। ठीक है, तब जो घाटी के निर्माण होगा वो भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। आप देख रहे हैं ए और सी पार्ट जो है वहीं पर है और बी पार्ट जो है नीचे धंस गया है। ठीक है, तो बी पार्ट ये बी पार्ट आ गया, ये नीचे यहाँ धंस गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो घाटी का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी बोलेंगे। ठीक है, भ्रंश घाटी, समझ रहे हैं आप। यानी बी में जो है तनाव मूलक बल और अवतलन की क्रिया के कारण बी पार्ट जो है ए और सी के तुलना में नीचे धंस जाने की वजह से जिस घाटी का निर्माण होता है उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। एक से इसके एग्जांपल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। नर्मदा नदी घाटी हो गया, या ताप्ती नदी घाटी हो गया, ये क्या है, भ्रंश घाटी के एग्जांपल है। फिर दामोदर नदी घाटी, दामोदर किस भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, फिर हमारी नील नदी हो गई। ठीक है, नील नदी भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। चौथा, राइन नदी जो यूरोप में बहती है। ठीक है, राइन नदी भी हमारी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, फिर हमारा मृत सागर हो गया, मृत सागर। ठीक है, और नंबर 6 पर हो गया मृत सागर भी हमारा जो है, और नंबर 6 पर मृत घाटी हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको याद जरूर कर लीजिएगा, इनसे पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्ट वैली। ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैंप वैली। ठीक है, रैंप घाटी बोलते हैं इसको, या रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, इसको रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली में क्या होता है, यही समझते हैं। बी पार्ट जो है वहीं पर रहता है और ए और सी जो है बी की तुलना में जो है काफी ऊपर उठ जाते हैं, जिनकी वजह से जो घाटी का निर्माण होता है वो क्या होती है, रैंप वैली होती है। रैंप वैली जो हमारी कुछ ऐसे बनती है, और इसकी ये जो है इसकी ढलान बहुत तीव्र होती है। ठीक है, ढलान बहुत तीव्र होती है, बहुत शार्प नदी घाटी बनती है। ठीक है, जितनी हमारी गंगा यमुना नदियां जो बह करके हिमालय से आती हैं सब रैंप घाटी से होकर के आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रैंप घाटी है। और रैंप घाटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर के बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर के बहती है, रैम घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, तो रैम घाटी को एक बार और समझ लेते हैं। रैम घाटी में क्या होता है, बी पार्ट तो वहीं पर रहता है, लेकिन ए और सी पार्ट जो है बी की तुलना में काफी ऊपर उठ जाते हैं, जिसकी वजह से जिस घाटी का निर्माण होता है उसको रैम घाटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ब्लॉक पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने भ्रंश घाटी और रैम घाटी के बारे में पढ़ लिया, ब्लॉक पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है स्थलखंड, इसको 2-3 भागों में हमने विभाजित किया, ए बी सी। ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है, बी पार्ट जो है यानी बी भाग जो है वैसे ही रहे और ए और सी भाग का जो है धसाव हो जाए, तो जिससे जो स्थल आकृति बनेगी उसको ब्लॉक पर्वत कहेंगे। यानी देखिए ये बी पार्ट जो है वैसे ही है, बी पार्ट जो है अपनी जगह पर जो है स्थित है, और ए और सी भाग में जो है अवतलन हो गया, यानी एक फोर्स जो है नीचे की ओर लगी और तनाव मूलक बल भी कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो है नीचे की ओर आ गई, यानी ये ए भाग हो गया और ये सी भाग हो गया। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल कौन कौन से बताइए। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत भारत में ही पड़ता है।
ठीक है। फिर है दूसरा जो है सॉल्ट लेक है, ठीक है। दूसरा क्या है, सॉल्ट रेंज है, सॉरी सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज। ये कहाँ पड़ता है, कोई बता सकता है ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तीसरा क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ पड़ता है? ये जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। सिएरा नेवादा, ये कहाँ पड़ता है? ये कैलिफोर्निया में पड़ता है, ठीक है। ये ब्लॉक पर्वत था, तो ब्लॉक पर्वत में हमने क्या पढ़ा? ब्लॉक पर्वत में बी पार्ट जो है वैसे ही रहेगा और उसके किनारे के पार्ट जो है वो अवतलन की प्रक्रिया के द्वारा और तनाव मूलक बल के द्वारा जो है नीचे धंस जाते हैं, तो इससे जो आकृति बनती है उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल सतपुड़ा है, सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में पड़ती है, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, और सियरा नेवादा जो कैलिफोर्निया में पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग हॉर्स पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हॉर्स पर्वत में क्या होता है, ए और सी जो है यानी ये जो किनारे के स्तंभ हैं ये उसी प्रकार रहते हैं, और बी स्तंभ जो है ये जो है तनाव मूलक बल के कारण जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर की ओर उड़ जाता है तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और सी जो है अपने ही स्थान पर है, और ए पर जो है अपलिफ्टमेंट फोर्स लग रहा है, यानी उत्थान बल के कारण जो है ये जो है अपने स्थान से ऊपर उठ गया, ठीक है। तो इस आकृति को क्या बोलेंगे, हॉर्स पर्वत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, हॉर्स पर्वत बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये एक प्रकार की जो है भ्रंश घाटी बन गई है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको गैब्रेन बोलते हैं। इस भ्रंश घाटी को क्या बोलते हैं, गैब्रेन, ठीक है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है इसका, हॉर्ज पर्वत। हॉर्ज पर्वत एक इसका एग्जाम्पल है, और ये कहाँ पड़ता है, ये जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं हॉर्स पर्वत का कैसे निर्माण होता है। हॉर्स पर्वत में जो है उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा बीच का स्तंभ जो है ये ऊपर की ओर उठ जाता है, तथा ए और सी यानी स्तंभ ए और स्तंभ सी जो है यानी किनारे के स्तंभ जो है यथा स्थिति में रहते हैं, यानी जिस पोजीशन में पहले वैसे रहते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्थान बल लग रहा है और तनाव मूलक बल के कारण बी जो है ये अपनी पोजीशन से ऊपर उठ गया और ए और सी अपनी उसी पोजीशन में है। तो ये उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, हॉर्स पर्वत बोलते हैं, और ये जो घाटी का निर्माण हुआ है इसको गैब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।